किसी गलत कार्य में पड़ते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कुछ गलत कर बैठते हैं। सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है बेऔलादी के मर्द पावर एनहांस करने के लिए, और औरतें जो है वर्जिनिटी खो देती हैं। सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इलाज है, सिर्फ सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है, मेलनेस को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन। ताकत इनहेंस करने के लिए जो 99% लोग जो हैं जिस वजह से गुर्दे अफेक्टेड होते हैं, हमें वापस हमारी मर्दानगी भी हकीकत क्या है वो यही है, नेग्रा और कोबराइस। तो गर्मी से कैसे बचाव मुमकिन है? जब हमें पसीना, तो मर्दों की ये 3 से 4 चीजें जब मैं ऑब्जर्व कर लूं। चेहरा शनासी कैसे करते हैं आप लोग, ये क्या चीज है? करते हैं मर्द हजरात, तो इन लोगों को हेपेटाइटिस ज्यादा हो जाता है कि वो ये क्यों कर रहा है। हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स, उनकी बीट हमें इस तरह से नहीं पता चलती। तो ये कुदरती डिफरेंस है उनके अंदर? जी बिल्कुल, ये कुदरती। फोन वीडियोस देख रहे हैं, खुद मुंह से चाह रहे थे कि हमारी शादी हो जाए। अब ये सबसे बड़ी ज्यादती है और वो गलत कार्यों की तरफ जाते हैं। पार्टनर भी उनका कहीं और चला जाता है, तो डिप्रेशन में बच्चे वही जा रहे हैं। औरत को गाइड नहीं किया जाता। 1-1.5 घंटे में छोटी सी उम्र में ये तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाएगा, तुम्हारे बाल खूबसूरत बनाएगा। बेशुमार अमराज हैं गुर्दों के, अल्लाह ने उसमें इतनी कुदरत रखी है। छाइयाँ, जिन औरतों को बहुत ज्यादा बाल लंबे नहीं होते, जिनके बाल बहुत टूटते हैं, मेरी तरफ से भी इजाजत है और वैसे भी इजाजत है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप ट्रू स्टोरीज देख रहे हैं, मैं बिलाल नूरानी हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जब भी डॉक्टर की बात आती है तो जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, मगर जब हकीम की बात हो तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि डेफिनेट ये बंदा मर्द ही होगा। मगर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक लेडी हकीम के साथ। इनका नाम हकीम कुर्रतुल ऐन है। नौजवानी की उम्र में इन्होंने तिब की तालीम हासिल करके अपना दवाखाना बना के आज ये मर्द और ख़वातीन बीमारों का इलाज कर रही हैं। इसके साथ साथ ये मर्दों और औरतों की हर बीमारी का हजामा भी करती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, कहाँ से इन्होंने डिग्री हासिल की और इस प्रोफेशन में इनको कौन कौन सी हर्डल्स फेस करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप पढ़ी लिखी हैं, नौजवान हैं, बेशुमार और शोबा जात है, तिब में ही क्यों आई? सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को सलाम पेश करना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बेसिकली शौक़ था इलाज मुआलजे का, ट्रीटमेंट का। मेरे वालिद साहब हकीम थे, मेरे जो ददियाल हैं, ताया, चचा, दादा सब हकीम थे, ख़ानदानी हकीम जी। मगर ऐसा है कि मुझे MBBS का शौक़ था, मुझे डॉक्टर बनना था। बस अनफॉर्चुनेटली मेरे जो कुछ मार्क्स थे MD कैट में, टोटल एग्रीगेट इतना मुनासिब नहीं था कि मेरे जो है लिस्ट में मेरा नाम आता। टोटल 79% थी, समथिंग लाइक दैट, और 80% पूरी भी नहीं थी, थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आ पा रहा था। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि आप MBBS करना चाहती हैं, जस्ट डॉक्टर कहलाना चाहती हैं, या इलाज मुआलजा करना चाहती हैं? फिर उन्होंने मुझे ये बात समझाई, ये सारा क्रेडिट्स मेरे फादर को जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि इलाज मुआलजा इज़ डिफरेंट थिंग और सिर्फ डॉक्टर कहलाए जाना इज़ डिफरेंट थिंग। तो मैं उनसे बड़ी इंस्पायर थी कि वो कैसे नब्ज़ देखकर और मर्ज़ बता देते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो नब्ज़ देखेंगे और बताएंगे तुम्हें ये मर्ज़ है, फिर वो हर्ब से ट्रीटमेंट भी करते थे। दैट्स व्हाई आई एम इन दिस फील्ड। यानी कि आप अपने वाले साहब से मुतासर हुई? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस हकीम बनने के लिए आपने कोई तालीम बाकायदा हासिल की या सिर्फ अब्बू से काम सीख के आप यहाँ पे बैठ गई? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं ख़ानदानी हकीम होने की वजह से मुझे चीज़ें कुछ बचपन से ही हम चीज़ें देखते थे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, शरबत, गोलियाँ, इस तरह से। लेकिन फिर अब्बू की गाइडेंस की वजह से मैंने बाकायदा जामे से तालीम हासिल की। तिबिया कॉलेज है लाहौर में, वहाँ से मैंने डिप्लोमा हासिल किया हिकमत का। ये 4.5 साल का होता है, तकरीबन 5 साल बन जाते हैं। डिप्लोमा हासिल करने के बाद हमें दवा साजी करनी पड़ती है, हाउस जॉब करनी पड़ती है, तो टोटली 5 साल हमारे लग जाते हैं। अच्छा, आप के मार्क्स पूरे नहीं थे, इस वजह से आपने डॉक्टरी छोड़ के तो हिकमत की तरफ आ गए? जी बिल्कुल। तो आपने सिर्फ अपना वक्त छुपाने वाला काम किया था या वाकई आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं मेरे अंदर कोई हकीम छुपा हुआ है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी जब ये वीडियो यंगस्टर्स देखेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग इस तरफ भी माइल होंगे। जब मैं हिकमत के पहले साल में थी, पहले ही साल में मुझे ये बिलीव हो गया था, यकीन हो गया था कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट थिंग। और सेकंड ये कि मुझे वाकई ही इस बात का एहसास हुआ कि ये नेचुरल वे है ट्रीटमेंट का। जो दूसरी पैथीज़ को मैंने पढ़ रखा था उसको हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे वाकई जैसे जैसे मैं डीप स्टडी करती गई, इस फील्ड में इंडल्ज हुई, तो मुझे पता चला दिस इज़ रियलिटी। इसलिए मुझे मेरे अंदर का हकीम भी नज़र आया उस वक्त। सिर्फ तिब की डिग्री हासिल की थी या इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मेरी दूसरी क्वालिफिकेशन है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MPhil किया हुआ है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। उससे पहले मैंने BSc की थी और FSc की थी। इसके साथ साथ मेरी ये स्टडीज़ हैं, हिकमत का डिप्लोमा है,
तिब्बे नबवी का और हिजामा स्पेशलिस्ट भी हूँ। लेडी हकीम बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन वैलिड है। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इस हिसाब से कि बच्चियाँ पढ़ लेती हैं, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो पढ़ लेते हैं। मुश्किल इस वजह से है कि उसे जब प्रोफेशनली फील्ड में आना हो, प्रैक्टिकली काम करना हो, तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ प्रैक्टिकल एक दवाखाना चला रही हैं, जी। तो आपको तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया। जी बिल्कुल, 1 साल हो कौन गया। कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी कि आप समझती हैं कि अगर मैं यहाँ पे ना बैठी होती, जी, किसी और प्रोफेशन में होती, तो ये चीज़ें मेरे सामने कभी भी ना आती? जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, हमारा जो माशरा है ना, बाज़ चीज़ों को अनइंटेंशनली एक्सेप्ट कर लेता है, बाज़ चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। फिर जिन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उनको जस्ट एक मज़ाक मिलता है। सबसे पहली बात तो ये, मुझे लोग हकीमनी कह के जब छेड़ते थे, छोटी सी हकीमनी, हकीमनी क्या करेगी एंड ऑल दैट, ये मैंने बहुत फेस किया। सेकंड फिर मेरे अपने कुछ पर्सनल मामलात हैं, लाइक मेडिसिन्स लाना, फिर उनको कूटना, पीसना, साफ़ करना। आई वाज़ द ओनली वन टू डू दैट। तो ये छोटी-मोटी डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन ये मेरी ड्यूटीज़ हैं। अब मैं इनको ज़्यादा खुश उसलूबी से कर लेती हूँ। लेकिन जो सारी मेडिसिन आप खुद बनाती हैं? जी बिल्कुल, अपने घर में तैयार करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें क्लिनिक पे तैयार हो जाती हैं, कुछ घर पे तैयार होने वाली होती हैं, जो रात भर भिगोनी पड़ती हैं चीज़ें, पानी में या जो भी है सिस्टम हमारा होता है, तो वो मैं घर पे भी करती हूँ। फिर प्रिपेयर करके क्लिनिक पे ले आती हूँ। 8 मार्च के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मार रोड पे एहतजाज भी होता है, ये पूरे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता है, टॉक शोज़ में डिस्कस होता है। जी बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट की आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। हुँ। आप 8 मार्च वाले उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप उस एहतजाज को किस नज़र से देखती हैं? जी बिलाल, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और मैं डेफ़िनेटली इसका आंसर करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर औरतों को घर से बाहर निकाल रहे हैं आप लोग, बेशक ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं या मोटिवेट करके निकाल रहे हैं, तो उन्हें उनका पाथ पता होना चाहिए। वो बाहर निकल के अपने आप को बिल्कुल भी उस तरह से आज़ाद ना समझें। वो अपनी एक औरत को अल्लाह ने बहुत पर्दे में रखा है, बहुत ताज़ीम से बख्शा है। लेकिन अगर वो औरत को ज़बरदस्ती इस तरह से बाहर निकलने का कहा जाए, फिर उसे ये भी समझना है उसने करना क्या है, तो फिर उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ना माशरे में ना घर में। औरत अगर घर से बाहर निकले तो उसे पता हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसने किस तरह से माशरे में तब्दीली लानी है। हर बंदे की अपनी ड्यूटी है, हर बंदे को अल्लाह ने नाइब बनाकर भेजा है। इसी तरह अगर औरत घर से बाहर निकली है, कोई नहीं वो निकले, पर्दे में रख के हर काम किया जा सकता है। पर्दा नहीं भी कर रही तो वो फोकस्ड होकर अपना काम कर सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हिजाब भी पहने या बाया ही पहने फिर ही आप काम कर सकती हैं, नो। नज़र में हया होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बेशक उसने बाया पहना या नहीं पहना मैटर नहीं करता। अपनी डायरेक्शन अगर सीधी रखे इंसान तो अपना काम शाम कर सकता है। लेकिन इन अदर वर्ड्स, अगर वो लेडीज़ हैं जो समझती हैं हम बाहर निकली हैं तो अब हम आज़ाद, हम कुछ भी कर सकती हैं, नो। औरत हर कुछ नहीं कर सकती, जो काम मर्द के वो मर्द ही करे, वो बेस्ट है। अगर पढ़ी लिखी लड़कियाँ जी तिब के शोबे में आना चाहें, जी। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि बहुत मुश्किल काम है, ना आइएगा, या आप कहेंगे कि इजी है, आ जाए? कोई काम भी इतना आसान नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि दिलजोई से काम करें, हर काम हो जाता है। और मेरा ख्याल है इस फील्ड में औरतों को आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने प्रैक्टिकली इस फील्ड में आकर देख लिया कि वाक़ई जब मेरे पास लेडीज़ आती हैं तो वो बहुत रिलैक्स फ़ील करती हैं मुझसे बात करते हुए, क्योंकि लेडीज़ बहुत केस होते हैं, गायनी केसेस, तो वो बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही होती हैं। सेकंड थिंग, जब मेरे पास कोई मेल आ जाते हैं तो फिर मैं खुद से थोड़ा-सा हेजिटेट फ़ील कर रही होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर फैमिली, मतलब मेरे पास अगर कपल आता है तो ये ज़्यादा अच्छा था, अगर वो किसी मेल के पास आते हैं ये भी ज़्यादा अच्छा था। तो लिहाजा औरतों के लिए अगर औरत हो जाए तो ये बेस्ट है। दुनिया जो है वो कुदरती इलाज पे फिर वापस आ रही है, जी एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तिब है ये ज़वाल पजीर होती जा रही है। ऐसा ही वजह क्या है? वो एक मिसाल देते हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। जो हमारी तरह हम जैसे और भी हकीम होंगे, पढ़े लिखे हकीम बहुत कम होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है, हमारी जो एनसीटी है इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। वो इसलिए कि जब हम पढ़ रहे थे, मैंने भी अपनी जब ज़माना तालिब इल्मी में जब ये चीज़ें नोटिस की, वो ये थी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो स्टूडेंट थे, कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जो रिश्वत खोरी से ये एग्ज़ाम पूरे करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो लोग जब माशरे में हकीम बन के बैठते हैं तो फिर वो हमारा नाम बदनाम करते हैं। हकीम ने ये मेडिसिन दे दी, वो दे दी, ये हो गया, वो हो गया। हिकमत, समंदर को कूजे में बंद करना इज़ हिकमत, लेकिन ये हो नहीं सकती। हिकमत में बहुत वुसअत है। तो अब ये जो ज़वाल है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली हो मेरी तो रही है? दुआ है ये ज़वाल आगे ना बढ़े, इसमें जिद्दत आनी चाहिए
और पढ़े लिखे हकीम आने चाहिए, हमारा एक नाम होना चाहिए। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है। आपके पास मर्द भी आते हैं, जी जी। तो उनको कैसे ट्रीट करती हैं आप? उनको ऐसे ट्रीट कर सकती हूँ और कर भी रही हूँ। देखिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं समहाउ उन्हें पता होता है कि हमने किस तरह से बात करनी है, अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है। जो इलिटरेट होते हैं वो ज़रा सा भी बात करें तो हमें समझ आ जाती है ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है। तो फिर हम भी अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए उससे उतनी उस हद तक बात कर लेते हैं। तो अक्लमंद के लिए फिर इशारा काफ़ी होता है। हम उतनी बात कर लेते हैं कि अगले बंदे को समझ आ जाए। चीज़ फिर हम वही देते हैं जो हमने पढ़े लिखे को दी थी या इलिटरेट को दे रहे हैं, ताकि इसको भी फ़ायदा हो उसको भी हो, हिकमत से वो उचाट ना हो जाए। आपके पास मर्द आते हैं हजामा करवाने के लिए, जी। कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, हिजामा में बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैम आप मर्दों को किस तरह ट्रीट करती हैं, क्या उनकी नब्ज़ पकड़ती हैं? नहीं, मैं मर्दों की नब्ज़ बिल्कुल नहीं पकड़ती। ऑल्दो नब्ज़ जो है वो हिकमत की रूह है। हिकमत नब्ज़ देखे बगैर कंप्लीट नहीं होती। मगर हिकमत में और बड़ी चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर लें, जैसे कि चेहरा शनासी हो गई, हाथ देख लेते हैं, नाखून नज़र आ जाते हैं, आँखें हैं, लिप्स हैं। तो मर्दों की ये 3 से 4 चीज़ें जब मैं ऑब्ज़र्व कर लूँ, तो मुझे 99% मर्द समझ आ चुका होता है। चेहरा शनासी कैसे करते हैं आप लोग, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल किया बिलाल साहब आपने। ऐसा है कि जो भी मर्ज़ होगा उसके असरात सबसे पहले चेहरे पे आएँगे। चेहरा ही वो वाहिद ऐसी जगह है इंसान की कि उसके ऊपर हमें रौनक नज़र आएगी, मुर्दनी नज़र आएगी। इसी तरह से मर्ज़ के हिसाब से चेहरे की रंगत बदली हुई नज़र आ जाती है। जैसा कि अगर आपने सुना होगा आजकल हेपेटाइटिस आम है, वो स्टैग्नेंट वाटर पीने से ज़्यादातर हो जाता है। यहाँ लोग आजकल पान वगैरह गुटखा इस्तेमाल करते हैं मर्द हज़रात, तो इन लोगों को हेपेटाइटिस ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे शख्स की आम शख्स जैसी स्किन नहीं होगी, ये बहुत बड़ा एक सिम्पटम होता है। प्लस फिर उनकी आँखों की वो चमक नहीं होती जो दूसरे पर्सन्स की होगी, नॉर्मल पर्सन्स की। इस तरह से पता चलता है। अब चेहरे के ऊपर आपको देख के कैसे पता चलता है कि इस बंदे के गुर्दे ख़राब हैं, इसके फेफड़े ख़राब हैं, इसको यानी कि मैदे का मसला है जी, जी। या इसके अंदर हीट है? जी, बिलाल साहब ऐसा है कि शायद आपने भी वो पुरानी कुछ दकियानुसी बातें सुन रखी हैं कि शायद हकीमों के पास वही रूहानी अमलियात होते हैं, तावीज़ धागे होते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। देखिए फ़र्ज़ किया कोई बंदा गुर्दे का पेशेंट है, तो उसकी आँखों के जो आई बैग्स हैं ये फूले होंगे, हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह से अभी आपने बात की जो बंदा फेफड़े का जो है पेशेंट है, अब उसे ये पता नहीं चल रहा था लेकिन वो अपने नॉस्ट्रिल्स फुलाकर बात कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरह अगर कोई बंदा जिसको वैसे ही सांस की तकलीफ है दमा वगैरह की, तो उसको खींच के सांस लेना पड़ रहा होता है। अब पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो ये क्यों कर रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा सर्टिफाइड बंदा ये उसी वक्त जज कर लेगा कि मेरा पेशेंट है और किस मर्ज़ का पेशेंट है। अच्छा मैम, जब आप लोग तिब वाले ये नब्ज़ पकड़ते हैं, जी जी। तो नब्ज़ जो होती है ये तो सबकी एक जैसे है दिल की धड़कन के साथ, तो यहाँ से कैसे आप लोग जज कर लेते हैं? जी, अब मैं अपने नाज़रीन को ये बात लाज़मी बताना चाहती हूँ कि नब्ज़ पकड़ के मर्ज़ बताना इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। हर इंसान की सेम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हिकमत बेस करती है मिज़ाजों पे। इंसान के 4 मिज़ाज हैं जिनका कुरान पाक में ज़िक्र भी है, जैसे कि खून, बलगम, सुफ़रा, सौदा, ये 4 मिज़ाज होते हैं। अब सुफ़रावी मिज़ाज की नब्ज़ कैसी होगी ये हमने डायग्नोज़ करना होता है, बलगमी कैसी होगी एंड सो ऑन। इसी तरह से जब हमारे पास कोई उस तरह का पेशेंट आ जाए जो लाइक मैंने आपको बताया जिनको आम लैंग्वेज में लोग हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स, तो उनकी नब्ज़ टोटली डिफरेंट होती है। वो तो 1 सेकंड से पहले इस तरह से पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल मेल फीमेल है वो हमें वर्टिकल से जो है उसकी बीट पता चल जाएगी, मगर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी बीट हमें इस तरह से नहीं पता चलती। वो ये पेशेंट की कलाई है, यहाँ से हमें डायगोनल जो है बीट मिल रही होती है, तो ये शोर सिम्पटम अच्छा, मतलब ये है कि मर्द और औरत होता है, इनकी ये वेन ऐसे जा रही है जी, इनकी नब्ज़ जो है ये ऐसे चेक करेगी जी बिल्कुल, इस वेन में, एग्जैक्टली। लेकिन ट्रांसजेंडर की जो है वो इस वेन में होती है। वेन यहीं पे आएगी लेकिन बीट यहाँ फील होगी इस वे में। तो ये कुदरती डिफरेंस है उनके जी अंदर? बिल्कुल, ये कुदरती डिफरेंस। ये उन ट्रांसजेंडर के अंदर है जो कुदरती ट्रांसजेंडर हैं, ये जो बन जाते हैं उनके अंदर भी यही जो चीज़ बन होती जाते है? हैं वो तो बिल्कुल भटके हुए हैं ना, जो बनते हैं, जी। लेकिन जो जो अल्लाह के हुक्म से है कुदरती जो अमल है वो ये है। पाकिस्तान के अंदर जी 16 साल से लेकर 20 साल तक के जितने भी नौजवान हैं ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे जी हैं, तो आप चूंकि एक हकीम हैं, जी। तो वजह क्या है? देखें, डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब बच्चे हमारे छोटी छोटी एजेस में मोबाइल पकड़ लेते हैं, मीडिया अब उनके हाथ में है। अब पेरेंट्स बाप जो है अपनी जॉब पे है, माँ है किचन में है, लेकिन अब इन दोनों को ये नहीं पता कि हमारा बच्चा मोबाइल पकड़ के पूरी दुनिया के लोगों को देख रहा है और किस हालत में देख रहा है। ठीक है, आजकल हमारी यंग जनरेशन मेल है या फीमेल है, वो
न्यूड मूवीज़ देख रहे हैं, पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, और फिर उनके अंदर ये एहसासात पैदा होते हैं कि यार ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो अगर उनकी एक्सेस में नहीं होती तो सबसे पहली वजह तो ये होगी कि वो डिप्रेशन में ऐसा शख्स जाएगा। फिर बाज़ मैंने ऐसे भी घराने देखे हैं बिलाल साहब कि वो बच्चे खुद मुँह से चाह रहे थे कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं पहले बच्चा पढ़ ले, नहीं पहले पैरों पे खड़ा हो जाए। अब ये सबसे बड़ी ज़्यादती यहाँ पे शुरू हो जाती है कि बच्चे फिर बनते हैं डिप्रेशन का शिकार। फिर डिप्रेशन में ही वो अपना कोई ना कोई साथी ढूंढते हैं और वो गलत कार्यों की तरफ जाते हैं। फिर वो जब वो पार्टनर भी उनका कहीं और चला जाता है तो वो जो है मेल है या फीमेल है व्हाटएवर, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे यहाँ अगर बाज़ चीज़ों पे बैन कर दिया जाए, हर चीज़ की एक्सेस एज लिमिट तक रख दी जाए, तो आई थिंक डिप्रेशन में कमी लाई जा सकती है। आपका ख्याल ये है कि ये जो इंटरनेट है घरों के अंदर, जी माँ बाप का कमरा अलग है, बेटी का बेटे का अलग अलग जी कमरा, सबके पास लैपटॉप जी भी हैं, मोबाइल भी हैं, वाईफाई भी लगा हुआ है, जी तो बेस जो है असल ये चीज़ है। एग्जैक्टली देखिए, ये तो हमारी हदीस भी है कि जब बच्चे बालिग हो जाए उनके बिस्तर अलहदा कर दिए जाएं, ठीक इसमें है। कोई शक नहीं है, कर देने चाहिए। लेकिन उसके बाद उन पे चेक एंड बैलेंस इस तरह से रखा जाए, कुछ टाइम भी सही हो जाए कि उसके बाद उन्हें ना तो मोबाइल मिलेगा ना वो टीवी देखेंगे, बस वो सोएंगे। तो डिप्रेशन में बच्चे वही जा रहे हैं जो रात रात भर जागते हैं और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और लेकिन सुबह उठते हैं उन्हें कुछ भी मुयसर नहीं होता। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो ये डिप्रेशन में जाते हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के यहाँ ये जो डिलीवरी केसेस हैं जी जी ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस खातून के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑपरेट हो जाता है। जी इसकी वजह क्या, ख़वातीन की अपनी लापरवाही है या डॉक्टरों का अपना कोई लालच है इसमें? देखिए, दो चीज़ें इसमें। जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिकली मैंने ये फ़ील किया है, दोनों चीज़ें पीक पे हैं। एक तो हमारी औरत को गाइड नहीं किया जाता, काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं है गायनी डिपार्टमेंट में। सेकंड, हमारे डॉक्टर्स भी फौरी मतलब केस लिया, उसे ऑन किया एंड दैट्स ऑल, ऑपरेशन करके 1 डेढ़ घंटे में केस फारिग कर देते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही और औरत जो है वो छोटी सी उम्र में ऑपरेशन लेकर बैठ जाती हैं। केमिकल कॉस्मेटिक्स की वजह से ख़वातीन के अंदर जल्द का कैंसर और जल्दी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी इनकी रोकथाम के लिए तिब के अंदर कोई इसका अल्टरनेट है? बिल्कुल है, लेकिन अगर वो माने, मैं डेफिनेटली ये ज़रूर ये पैगाम देना चाहती हूँ। देखिए, हम एक नेचर की पैदावार हैं, हमें नेचर ही ठीक कर सकती है। नेचुरल चीज़ें, केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिज़ॉल्व लाइक। इसी तरह हम अगर नेचर की पैदावार हैं तो हमें नेचुरल चीज़ें ही ठीक कर सकती हैं। तो हमारी तो एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया कि चेहरे पे एलवा, जिसे एलोवेरा कहते हैं इंग्लिश में, एलवा लगा लिया करो, ये तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाएगा। फिर एक जगह फरमाया हज़रत उम्मे सलमा को, मैं ब्रीफ करके बता रही हूँ, तुम बालों पे मेहंदी लगा लिया करो, तुम्हारे बाल खूबसूरत बनाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, नेचुरल है ना, लेकिन लोग इस तरफ आना नहीं चाह रहे या आने दिया नहीं जा रहा, दोनों चीज़ें। आप एलोवेरा के जो फ़वाइद हैं जी, वो अपने व्यूवर्स को कुछ बताएं कि इससे क्या क्या हो सकता है। बेशुमार फ़ायदे हैं, मेल फीमेल इक्वली इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल बेशुमार अमराज़ हैं गुर्दों के। जिन पेशेंट्स के यूरिया क्रिएटिनिन नीचे नहीं आता, उन्हें चाहिए कि वो एलोवेरा का जूस पीना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेशाब के ज़रिए यूरिया क्रिएटिनिन निकलना शुरू होगा, सिर्फ एलोवेरा की वजह से। अल्लाह ने उसमें इतनी कुदरत रखी है कि वो वेस्ट मटेरियल निकलवाता है बज़रिया पेशाब। आपको पता है, गुर्दों में जो है वो प्यूरिफिकेशन करनी होती है ब्लड की। जब पेशेंट पेशाब एक्सपेल करेंगे, यूरिन एक्सपेल करेंगे, तो उसके ज़रिए जब यूरिया क्रिएटिनिन निकलेगा, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रीनल फेलियर, तो वो एलोवेरा इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और मैं करवाती हूँ अपने पेशेंट्स को ज़रूर। इसके बरक्स जब औरतें उसको अगर चेहरे पे मल के सोती हैं, तो ये आजकल जो छाइयाँ जिन औरतों को बहुत ज़्यादा नाक पे आ जाती हैं, चिक्स पे आ जाती हैं, तो ये देखिए कि विदिन 15 to 20 डेज़ ये छाइयाँ कैसे जाती हैं, सिर्फ एलोवेरा से। बालों के लिए एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है एलोवेरा। मेरा पर्सनल यूज़ है इसमें। ये बालों, जिनके बाल लंबे नहीं होते या जिनके बाल बहुत टूटते हैं, दे कैन यूज़ एलोवेरा फ्रीली। मेरी तरफ से भी इजाज़त है और वैसे भी इजाज़त है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इंसान को कोई भी बीमारी होती है, हर बंदा डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब मर्दाना कमज़ोरी आती है तो हर बंदा हकीमों को तलाश करता है। इसकी वजह क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिएगा। ख़ास तौर पे वो हज़रात जिनके बच्चे अब उनके कंट्रोल में नहीं हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब बच्चे किसी गलत कार्य में पड़ते हैं और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो अपना नुकसान किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है,
फिर उन्हें ये भी पता होता है, उनकी कम्युनिटी के ही कुछ लोग, जहाँ 10 लोग बैठे होंगे उनमें से किसी एक को हकीम, किसी एक का पता होगा। फिर वो ये देख रहे होते हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके 2 रीज़न है। एक तो ये वो फीस बहुत मांगेंगे, दूसरा उन्हें ये भी पता है कि अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो यकीनन हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा किसी भी किस्म की। तो बच्चों को समहाउ ये आइडिया होता है, चाहे बच्चे हैं बच्चियां हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं तो उन्हें माइंड में ये खदशात होते हैं कि हकीम सर्जरी नहीं करेगा, डॉक्टर करेगा। तो वो सर्जरी से बचने के लिए डॉक्टर्स को चूज़ कर हकीमों को चूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, येस इट इज़, हमारे यहाँ बेशुमार हर्ब्स ऐसी हैं जो वाकई ही अब इनको बदनाम कर दिया गया है। सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है, उस अंदाज से नहीं जो लोग अब रिसीव करते हैं। जिस तरह से बेऔलादी की गर्ज से हम यूज़ करवाते थे, पुराने हकीमों ने बेऔलादी पे बहुत काम किया हुआ है, बहुत मेहनतें उनकी, बहुत रिसर्च है, लेकिन अब उन मेडिसिन को इस तरह यूज़ किया गया कि मर्द हजरात अपनी पावर इन्हांस करने के लिए और औरतें जो हैं अपना जो है वर्जिनिटी खो देती हैं, वो रिकवर करने के लिए हकीमों को ढूंढ रहे हैं। लाहौर के अंदर किसी भी गली के कॉर्नर पे आप देखेंगे आपको हकीमों के इश्तिहार मिलेंगे, जी उसके ऊपर कोई और बीमारी नहीं लिखी होती है, जी, सिर्फ जी। ये है कि मर्दाना कमजोरी, जी इस तरह की चीजें। जी। हकीमों के पास कुछ और नहीं है, सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इलाज है। देखिए मेरी ये आवाम से अपील है, जो लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा मैसेज समझ के इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। प्लीज़ इस तरह के नीम हकीमों के पास ना जाएं जिन्होंने बाकायदा लिख के सिर्फ ये लगाया हुआ है। अब इसके 2 रीज़न हैं। देखिए एक हकीम जो होता है ना, वो सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ का इलाज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है, वो सिर्फ वर्जिनिटी को रिकवर कराने की मेडिसिन देगा या मेलनेस को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन देगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हकीम 26 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हकीम को करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बंदे के पास ना जाएं जिसने बाकायदा ये बोर्ड लिख के लगाया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये, जो ये लिख के लगा के बैठे हुए, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, सोर्स ऑफ इनकम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। वो पैसा कमाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो हिकमत को बदनाम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि ये जो ताकत इन्हेंस करने के लिए जो मेडिसिन खाई जाती है, इसकी वजह से आपको गुर्दों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिलाल साहब, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और मेरा जो नज़रिया है वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 99% लोग जो हैं ऑलरेडी पहले एलोपैथिक सम काइंड ऑफ मेडिसिन यूज़ कर चुके होते हैं, जिस वजह से गुर्दे अफेक्टेड होते हैं। ये वजह होती है वो किसी हकीम को ढूंढते हैं, ठीक है। और उस वक्त वो स्टेज पे होते हैं। मेरे अपने 2-3 केस ऐसे थे जो मैंने पकड़ लिए सिर्फ उनके माँ बाप की रिक्वेस्ट की वजह से, लेकिन वो केस पकड़ने वाले थे नहीं। उसकी रीज़न क्या है, वो बाद में हकीमों को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि हकीम तो एक हमारे गुर्दे भी ठीक करेगा, प्लस हमें वापस हमारी मर्दानगी भी रिकवर करवाएगा। लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, वो यही है कि ऑलरेडी पहले हैवी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, आप समझदार हैं, पेनेग्रा और कोबरा इस तरह की चीज़ें यूज़ की होती हैं। ये चीज़ें गुर्दों को अफेक्ट करती हैं। गर्मी से बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, मज़दूर तबका और जो बुज़ुर्ग लोग घरों में बैठे होते हैं, तो गर्मी से कैसे बचाव मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसके 2-3 रास्ते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है, जब हमें पसीना आता है, हम स्वेटिंग पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो नमकियात हैं वो वेस्ट हो रही होती हैं, जिस वजह से या तो हम डिहाइड्रेशन पे जाते हैं या हैज़ा हो जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए बाज़ लोगों को इनडाइजेशन भी हो जाती है पानी की कमी से। अब इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जिनको मोबाइल जिनका काम है, उनको तो चाहिए उनके पास किसी ना किसी सूरत में लिक्विड उनके पास मौजूद होना चाहिए, चाहे वो पानी की सूरत में है या वो घर से लस्सी बना लें, या ये अल्लाह ताला ने जब किसी मौसम का फल दिया ना, उसमें वो फल पूरे जोबन में होता है। लाइक तरबूज का जूस बना लें, लेमन का जिसे स्कंजबीन कहते हैं वो बना लें, वो अपने पास रखें, वो हर घंटे बाद या आधे घंटे के बाद पीते रहें। इससे ये होगा कि उनका स्वेटिंग नहीं होगी और बॉडी जो है उनके अंदर पानी जो रेजिस्ट करेगा और वो गर्मी से बचे रहेंगे। सेकंड थिंग, वो लोग जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि ऑफिस में जो है एसी लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जब वो अचानक एसी से उठ कर बैठ जाएंगे तभी गर्मी अटैक करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती। तो उन्हें चाहिए कि वो जब अपना वो ठंड वाला माहौल छोड़ते हैं, तो वो जैसे ही वो लोग भी बाहर जब आएँ तो अपनी नमकियात को बरकरार रखने के लिए आजकल जगह जगह पे वाटर कूलर्स हैं, या वो खुद से ले लें नमकियात ORS वगैरह वाला पानी पीते रहें, ठीक है। और जो घरों पे औरतें काम कर रही हैं, उन्होंने ज़ाहिर है किचन में काम करना है, वहाँ ज़्यादा हीट हो जाती है, हब्स हो जाती है, तो उनको सादा पानी भी पीना है, जूसेस भी पीने हैं, लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं, प्लस ये जो सीड्स होते हैं जिनको आम लैंग्वेज में तुख्म लंगा कहा जाता है, तुख्म बालंगू कहते हैं हिकमत में, उसके जूस बना कर पिएँ। तुख्म बालिंगो, जी बालंगू,
बालंगो, जी तुखम बालंगो, जी, जिसे आम लैंग्वेज में तुख्म लंगा कहते हैं। तुखम लंगा। यस, ठीक। तो ये पीती रहें। उससे क्या होगा कि वो जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। अल्लाह ने इसमें बहुत ताकत रखी है इस चीज़ की कि वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, वो मेंटेन रखता है बॉडी टेम्परेचर को। लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर जी और हार्ट अटैक, जी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जी। यानी कि दिल की बीमारी और ब्लड जी। प्रेशर, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए ये दो सेपरेट चीज़ें भी हैं और देखा जाए तो अगर एक हो गया तो दूसरा लाजमी हो भी सकता है। ब्लड प्रेशर इज़ अ थिंग जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन जब हार्ट अटैक आ रहा हो तो वो किसी के बस की बात नहीं है, वो आ जाता है। ब्लड प्रेशर में जब खून की नमकियात मिनरल्स जब इम्बैलेंस हो जाती हैं, या तो जो शख्स है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाएगा या लो की तरफ जाएगा। जब लो हो रहा होगा तो उसकी नमकियात जो है वो ब्लड एक साइड पे, जिसको हम खून का पानी कहते हैं, वो एक साइड पे, नमकियात एक साइड पे हो जाएंगी। ऐसा शख्स लो बीपी का मरीज़ बन जाएगा। उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ में रूटीन में जो है डेली रूटीन में कुछ नमक वाली चीज़ें ऐड रखें। इसी तरह जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनमें नमकियात की इस तरह से इम्बैलेंसमेंट तो नहीं होती, लेकिन इन लोगों का मोस्टली ये देखा गया हिस्ट्री में सामने आया है कि खून गाढ़ा होने की वजह से इनका जो खून का गुबार जो सर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ब्लड जो प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर नहीं पाता और वो हाई बीपी का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से फिर उन्हें वॉमिटिंग आएगी, फिर उनकी आईज रेड हो जाएंगी। ये वजह है कि जब हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर सकेगा गाढ़े खून को तो हार्ट अटैक्स आएंगे। अच्छा, बकरा ईद आ रही है, जी। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जी। दोनों ईदों के ऊपर मोस्टली लोगों को मैदे के प्रॉब्लम्स होते जी हैं। बिल्कुल। तो बड़ी ईद पे गोश्त खाने वाले लोगों के नाम कोई ऐसा पैगाम कि उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिससे जी। उनका मैदा भी कंट्रोल रहे और वो जी जी भर के गोश्त भी खा सकें? जी, ये मेरी आप सबसे सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जिन पेशेंट्स को पता है, जिन लोगों को ये पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो काइंडली वो ज़रा एतदाल से खाएंगे गोश्त, और ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त जिसको बीफ कहते हैं, बहुत ही मुनासिब मकदार में खाएंगे। और सेकंड, जिन लोगों को ये पता है कि उनके लीवर के इश्यूज़ हैं, लीवर डिसऑर्डर है, हेपेटाइटिस हो गया, ABC, या फैटी लीवर आजकल जो बहुत केस चल रहा है, ऐसे पेशेंट खुद से देखेंगे ना तो बीफ ज़्यादा खाना है ना मटन ज़्यादा खाना है। सुन्नत ज़रूर अदा करें, वो मना नहीं है, और ये वाहिद ऐसे 4 दिन हैं जिसमें बाकायदा रोज़ा रखना मना फरमाया गया। इसमें खाना है, रज के खाएं, लेकिन टाइम डिसाइड कर लें। सेकंड थिंग कि मिसमैच ना करें, अगर सुबह में बीफ खाया तो रात मटन नहीं खाएंगे, मिसमैच ना करें। एटलीस्ट उसमें 12 घंटे का वक्फा डाल लें, कुछ आवर्स का डिस्टेंस कर लें। लाइक अगर 12 या 1 बजे के बाद उनकी कुर्बानी का गोश्त वगैरह तैयार है और वो बीफ था और अगर उन्होंने पका कर खा लिया है, तो 4 से 5 घंटे तक फिर वो मटन ना खाएं। अगर मटन खाएंगे तो क्या होगा? मिसमैच चीज़ें इनडाइजेशन की तरफ जाती हैं। अगर खाना Mostly- पड़ जाए, जी फॉर एग्जांपल मेरे घर में कुर्बानी हुई है, मैंने जी। बीफ खा लिया, जी अब मुझे 1 घंटे के बाद किसी दोस्त की तरफ जाना पड़ जी। गया, वहां जाकर मुझे मटन जी। अवेलेबल है, जी। मेरे मुंह से पानी भी आ रहा है, जी, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आप सिर्फ 1 से 2 बोटी खा सकते हैं। ये आप अपनी जो है ना ज़ात के साथ जुल्म ना कीजिएगा। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है सुनने वालों से। देखिए, 99% ये केसेस हैं जिनको ये पता नहीं होता कि इनके साथ हो क्या रहा है। हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है आधी रात में, फिर हॉस्पिटल की मौज लग रही होती है। मैम, लोगों के जो रवैये डॉक्टरों के साथ होते हैं, जी जी डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, वहां जाकर उनको पैसे भी देते हैं, जी। उनका इंतजार भी करते हैं, जी तो डॉक्टर से शिफा हो जाए तो मोस्ट वेलकम, बल्ले बल्ले, अगर नहीं शिफा होती तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरे के पास चले जाते हैं। जी मगर हकीमों के साथ ऐसा नहीं है। जी आप क्या समझती हैं कि हकीमों की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन होती जा रही है? एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है इनकी डिग्री में ये चीज़ शामिल कर दी जाती है कि आपने बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होना है। उनकी गर्दनों में जो है वो सरिये डाल दिए जाते हैं कि आपने अगर मिले भी किसी से, इंटरेक्शन की भी, तो आपने सही तरह से बात नहीं करनी। अब वो कहते हैं ना कि जो चीज़ मुश्किल से हासिल हो उसकी जो है कदर भी ज़्यादा होती है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। हकीम आसानी से मिल जाता है, इसलिए अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अब हकीम ने एक केस ऑन करना है, उसने ले लिया केस, सुन रहा है, उसको नब्ज देखी, कंसल्टेशन की, गाइडेंस दी और मेडिसिन प्रिपेयर करके बाकायदा बनाकर दे रहा है। इसके बावजूद हकीम को फिर ये सुनना पड़े कि ये साइड इफ़ेक्ट आपकी मेडिसिन से हुआ है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट नाइस। इसमें हकीमों का कोई कसूर आप समझती हैं? समहाउ उन हकीमों का है जो क्वैक्स हैं, मैं मानती हूँ। मैं हिकमत को सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं हर हकीम को सपोर्ट नहीं कर सकती। हिकमत को सपोर्ट किया जा सकता है, हकीम को नहीं। पहले जो हकीम होते थे उनके अंदर रूहानियत थी, वो आलिम भी होते थे, जी। मुफ्ती भी होते थे, जी। शेखुल कुरान, शेखुल हदीस भी, जी। तिब भी। तो आजकल के हकीम ऐसे हैं? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हर आता जाता बंदा हकीम तो बन जाता है, लेकिन हर आता जाता बंदा रूहानी नहीं बन पा रहा।
ठीक है। बात वही है कि जस्ट पैसा सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है हिकमत को एक, और चूँकि ये अम्बिया का पेशा है इस वजह से भी इसमें एक रूहानियत पाई जाती है। फिर कुरान पाक में या कुछ हदीस में ज़िक्र है हमारी जड़ी बूटियों का, इस वजह से इसमें रूहानियत पाई जाती है, लेकिन इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। ख़वातीन के नाम आप कोई अपना आखिरी पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगी, मैं हर उस बच्ची को पैगाम देना चाहूँगी जो सीरियसली काम करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र बनना चाहती हैं। वो अपने जब घरों से निकलती हैं तो वो सिर्फ़ अपनी अज़मत को पहचान कर निकलें, एन्जॉयमेंट के घर से ना निकलें। वो सिर्फ़ अपना फ्यूचर टारगेट अपना माइंड में रख कर बाहर निकलें और अपनी चीज़ को देख कर के मैंने क्या पाना है और कितना खोना है। मिसाल उनके सामने एक प्योरली मेल फील्ड है जो मैंने अपनाई हुई है, लेकिन ये मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, तो ये आप भी कर सकती हैं, लेकिन एक डिवोशन के साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ थी हकीम कुर्रतुल ऐन ज़हीर शेख। हमने इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, हजामा भी करती हैं, मर्दों के इलाज भी करती हैं, ख़वातीन के मर्दों के पेचीदा इमराज़ जो किसी से लोग शेयर नहीं करते, तो ये उनको एक प्रोफेशनल तरीके से डील करती हैं। अगर आप लोगों के किसी प्यारे को कोई ऐसा मसला हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जितने भी मसाइल हैं उनका अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा। जो ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर कुछ करना चाहती हैं और वो सोसाइटी से डरती हैं, उनके लिए हकीम कुर्रतुल ऐन ज़हीर शेख एक ज़िंदा मिसाल हैं। आप इनसे सीखें, मोटिवेशन हासिल करें। याद रखिएगा कि अगर ख़वातीन ख़ुद को कंट्रोल कर लें तो कायनात के अंदर किसी मर्द की ये जुर्रत भी नहीं है कि वो आंख उठाकर भी उसको देख ले। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।